बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 दिसंबर पाकिस्तान में मंगल की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मिलिट्री राज डे 17। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज 16 दिसंबर है, सकूत ढाका। जी हाँ, फॉल ऑफ ढाका। आज के दिन पाकिस्तान टूट गया था। वही पाकिस्तान जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों को ये बताया गया था कि ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा, लेकिन वो वादा टूट गया था 1971 16 दिसंबर को, जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और मगरबी पाकिस्तान हमारे हाथ में रह गया था। लेकिन पाकिस्तान टूटना जाहिर है किसी भी मुल्क के लिए अपना एक बाजू, अपना एक हिस्सा गंवा देना बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। लेकिन हमारे साथ उससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे वो बजाय इसके कि ज़िम्मेदार ठहराए जाते और उनको सज़ाएँ मिलती, वही हमारे सेवियर के तौर पर हमारे सरों पर सवार रहे और उन्हें पूरे ऑनर के साथ इस दुनिया से भी भेजा गया। मैं याया खान और दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। और बदकिस्मती से जिन वजूहात की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, हम उन वजूहात से ना तो कुछ सीखने को तैयार हैं और ना अपने उन कारनामों से दूर जाने को तैयार हैं। आज का भी व्लॉग जब मैंने शुरू किया तो डिफेक्टो मिलिट्री राज डे 17 के साथ शुरू किया। आज के जो आर्मी चीफ हैं वो भी बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती हरकतें कर रहे हैं जो उस वक्त हुई थी। लेकिन आज वालों को कहें तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह के नाम पर हो रहा है, अल्लाह की फ़ौज के लिए हो रहा है, ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरी के लिए यही काम है जो हम कर रहे हैं, इसी से पाकिस्तान ने मजबूत होना है। आज भी तमाम जो दावे हैं, बातें हैं, वो वही हैं जो 1971 में थी। चंद साल पहले जनरल बाजवा जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने अपनी तकरीर में पहली दफ़ा, ये पाकिस्तान की पिछली 40-50 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसी ने जनरल याया को ओन किया। जनरल बाजवा से पहले किसी आर्मी चीफ ने भी जनरल याया को, जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उनके कारनामों को ओन नहीं किया, बल्कि जनरल याया और उनके किए हुए कारनामों को इस तरीके से डिसोन या भुला दिया कि जैसे वो कभी पाकिस्तान के साथ हुए ही नहीं। सबसे बड़ा जुल्म तो हमारे साथ ये हुआ कि तारीख ही दबा दी गई, तारीख ही मिटा दी गई। जो आज की जनरेशन है, कोई भी ऐसे अशखास जो 45-50 साल से नीचे जिनकी उम्र है, उनको तो पूरी तरह से यही नहीं पता कि तब हुआ क्या था। ये भी नहीं पता, मीन पाकिस्तान में लोग कहते रहे कि हम कभी अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाते। अगर हमने उस वक्त की तारीख पढ़ी होती, सुनी होती, देखी होती, या हमें कोई पढ़ाता या हमें उस तक एक्सेस देता, तो हमें पता होता कि मशरकी पाकिस्तान में हमने अपने ही शहरियों पर तमाम जुल्म किए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान टूट गया। लेकिन आप ज़रा हमारी हठधर्मी का अंदाज़ा ये लगाएं कि हाल ही में, मतलब 2-3 साल पहले, जब 3 साल पहले जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, तो अपनी आखिरी तारीख में, अपनी आखिरी तकरीर में तारीख कह दिया, पहली बार पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ पिछले 40-50 साल में जनरल याया को ओन कर रहा था। इससे पहले ये ओनरशिप नहीं दी गई और ओन करते हुए ये कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान टूटने का हादसा था, वहां पर फौजी शिकस्त नहीं थी, सियासी शिकस्त थी। सुनिए जनरल बाजवा ने क्या कहा था। सबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। सुन लिया आपने। अच्छा, अब सुनने को तो बड़ी दिलकश बात लगती है कि ये फौजी शिकस्त नहीं थी, ये सियासी शिकस्त थी। ये वही तरीका वारदात है कि करो सारा कुछ खुद और बाद में सियासतदानों के ऊपर डाल दो। लेकिन यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि 1956-58 से लेके पाकिस्तान टूटने तक सारी सियासत भी तो आप ही कर रहे थे। अयूब खान साहब ने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, आइन को मुअत्तल कर दिया, मर्जी के। उसके बाद इलेक्शन ना होने के बराबर नेशनल इलेक्शन तो करवाया ही नहीं, जिसे जनरल इलेक्शन कहते हैं, वो तो कभी हुआ नहीं। अयूब खान साहब के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब पहला इलेक्शन करवाया ही करवाया पाकिस्तान ने। इंडिया ने पहले 3-3.5 साल में पहला इलेक्शन भी करवा लिया आज़ादी के बाद और अपना आइन भी बना लिया। हमें पहला इलेक्शन करवाते करवाते 1947 में पाकिस्तान बना और पहला इलेक्शन करवाते करवाते गालिबन 23 साल लग गए और पहला ही इलेक्शन करवाया तो हमने मुल्क तोड़ लिया, क्योंकि पहला ही इलेक्शन जो 1970 में हुआ, उसके जो रिजल्ट्स आए वो हमारा उस वक्त का जो डिक्टेटर और आर्मी चीफ जनरल याह्या है वो मानने को तैयार नहीं था। मशरकी पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने जीती, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस बार 8 फरवरी को लोगों ने दबाकर मैंडेट जो है वो इमरान खान को दिया। इस बार भी जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं की और अपनी मर्जी के फॉर्म 47 जारी कर दिए। इस बार भी कहा क्या गया कि जीते तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन आपके तमाम मेंबरान को, जाहिर है उसमें काजी फायज ईसा को भी इस्तेमाल किया गया, बल्ले का निशान छीना गया, उससे भी बात नहीं बनी। तो बाद में इलेक्शन कमीशन से यह कहलवा दिया गया कि हैं तो आप तहरीक इंसाफ से, और जो जीत गए, तहरीक इंसाफ अब रही नहीं, तो जो जीत गए वो आज़ाद हैं, MNA रहेंगे लेकिन आज़ाद रहेंगे। क्या ये नई बात है? नहीं। आप जरा मेजर जनरल राव फरमान अली साहब ने तब क्या फरमाया था, सुनिए। That Awami League as a party has been banned. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs. है ना वही स्क्रिप्ट, वही अल्फाज, सब कुछ वही। वो भी बता रहे थे कि
MNA तो रहेंगे, अवामी लीग के MNA तो MNA रहेंगे, लेकिन आज़ाद हो जाएंगे। क्यों था ऐसा? ताकि अवामी लीग को, मीन शेख मुजीब को, अवामी लीग को माइनस कर दिया जाए, MNAs को अपनी मर्जी से तोड़ के मोड़ के अपनी मर्जी की उनसे वोट डलवा लिए जाए और हुकूमतें कायम कर ली जाएं, तरामीम करवा ली जाएं और अपनी मर्जी की हुकूमत और सल्तनत चलाई जाए। यही उस वक्त याया खान चाहते थे। तो याया खान जो हैं, उनकी जो डॉक्ट्राइन थी उसी को आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने मेजर जनरल राव फरमान अली के जो अल्फाज सुने हैं वो आज कोई मुख्तलिफ नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है, वही टेक्स्ट बुक है, वही तरीकाकार है, वही असूल है, वही कानून है। उसी तरीके से अपनी शहरियों पर गोली भी चली। 26 नवंबर ब्लू एरिया हो, या कश्मीर के अंदर जो मामलात हुए हाल ही में वो हों, या मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ वो हो, सब कुछ वैसे का वैसा ही है जो रिपीट हो रहा है। लेकिन वापस आते हैं बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट थी कि ये फेलियर फौजी फेलियर नहीं था बल्कि सियासी फेलियर था। मैं पहली बार बाजवा साहब के साथ किसी बात पर अग्री करूंगा। अब आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, वाकई क्या सियासी फेलियर था? हाँ, बिल्कुल सियासी फेलियर था। और उसकी वजह यह थी कि सियासत उस वक्त के फौजी कर रहे थे, क्योंकि 1956 के बाद सियासत करना ही उस वक्त की फौज ने शुरू कर दी थी और सियासतदानों को सियासत नहीं करने दी थी, उनसे सियासत छीन ली थी। यहां तक कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बहन फातिमा जना साहबा को भी रॉ का एजेंट कहा गया, CIA का एजेंट कहा गया, पाकिस्तान मुखालिफ कहा गया। और जो कुछ आज इमरान खान को कहा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही अल्फाज और वैसा ही अंदाज उनके खिलाफ भी अपनाया गया। तो सियासत सियासतदानों के पास नहीं रहने दी गई। सियासत क्योंकि कर ही फौजी रहे थे उस वक्त, मतलब उस वक्त के दोनों आर्मी चीफ और उनके साथी जनरल्स, वो जनरल अयूब खान हो या जनरल याया, और उनके साथी और उनके अर्दली जो थे वही सियासत कर रहे थे। आज की तरह की सियासत ही थी। तो जब सियासत जनरल्स कर रहे थे जिनको सियासत करनी नहीं आती थी, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान को सियासी डिफीट ही हुई थी, जो विजिबली जाहिर है फौजी डिफीट की शक्ल में नजर आ रही थी। तो जो जनरल बाजवा है बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुंद जहन है, उनको ये नहीं समझ आ रही कि जो बात कर रहे हैं उसमें भी वो अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। बात तो ठीक है कि ये शिकस्त तो सियासी थी, लेकिन सियासतदानों की नहीं थी, फौजी जनरल्स की वो जो सियासत थी उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ हुआ। आगे चलते हैं। इसी दिन याद कीजिए पेशावर में 144 जानें गई थी, जिसमें APS के 132 आप ये कहिए कि नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद कर दिए गए थे। ये वो जुल्म आपको APS का याद होगा, दिसंबर 2014 बदकिस्मत तरीन दिन। जाहिर है पता भी होता है कि ये 16 दिसंबर का दिन जो है, इस दिन बैरूनी जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ये दिन हमारी तारीख का अहम दिन है। उस दिन दहशतगर्द जिस तरीके तक पहुँचे और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों का वहाँ पर उनको शहीद किया, कत्लेआम किया, उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती बच्चों के ऊपर ऐसे जुल्म की। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और उन शहीदों की जो वहाँ पर बच्चे और दूसरे सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग और असातिज़ा शहीद हुए, उनकी जाहिर है हम दुआगो भी हैं और कौम उनकी कर्जदार भी है। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग उस वक्त पेशावर कैंट या पेशावर कोर या उन तमाम एरियाज़ की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थे, उनमें से किसी का एहतसाब नहीं हुआ। वैसे ही जैसे इससे पहले फॉल ऑफ ढाका में इन्वॉल्व लोगों का एहतसाब नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही APS से रिलेटेड लोगों का एहतसाब नहीं हुआ। वो उस वक्त के ब्रिगेडियर हिदायतुल्लाह हों या दूसरे लोग हों, उनको प्रमोशंस मिली, ऊपर ओहदों पर पहुंचे और आज भी पूरी इम्प्यूनिटी के साथ वो अपने तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो उनको फौज से रिटायरमेंट के बाद या उस वक्त सर्विस में मिले, उनको वो इंजॉय कर रहे हैं। किसी एक शख्स को भी कौम के सामने लाकर नहीं कहा गया कि इसके फेलियर की वजह से ये सब कुछ हुआ। जाहिर है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर भी था और सिक्योरिटी का फेलियर भी था। तो वो एक और बड़ा आप ये कहिए कि तकलीफ दे दिन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इन तकलीफ दे दिनों को कारपेट के अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन 9 मई को यौम स्याह मनाने के लिए बार बार कहा जाता है। 16 दिसंबर 1971 को कभी भी यौम स्याह मनाने के लिए आपको नहीं कहा जाता। आपकी स्कूल की किताबों में उसका सरसरी सा जिक्र है, और वो भी इस तरह का कि जैसे किसी और ने गलतियां की और हमसे पाकिस्तान छीन लिया। अपनी करतूतें, याया खान की करतूतें और उससे पहले अयूब खान की जो करतूतें थीं जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, उसका हमारी तारीख में कोई जिक्र नहीं। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट्स और मैंडेट लूटे जाते हैं, ऐसे ही हमारे बच्चों की किताबों के अंदर से जो सच है, जो असल हिस्ट्री है, वो भी हमारे जर्नल्स ने लूट ली। कभी भी दुरुस्त हिस्ट्री जो तारीख है वो बच्चों को नहीं पढ़ाई गई, ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और हमें पता लगे कि हमारे बुजुर्गों ने या बड़ों ने तब वहाँ पर क्या गलतियाँ की थी, ताकि उनको हम दोहराएं मत। बहरहाल आज एक तकलीफदेह दिन है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि आज भी मुल्क का जो मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, जिसके पीछे 80% से ज़्यादा आवाम ने वोट डाला, उसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ किया गया। सारे का सारा पॉलिसी भी वही है, स्ट्रैटेजी भी वही है, अल्फाज भी वही है, पैकेजिंग भी वही है, कुछ नहीं बदला। बदले हैं तो सिर्फ चंद चेहरे उस वक्त की जगह पर अब नए ताले अजमा जो हैं वो बैठे हैं, और वो भी उतने ही मुहिब वतन होने के दावे कर रहे हैं जितने मुहिब वतन होने का दावा उस वक्त के याया खान और दूसरे लोग करते थे।
अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, और अगली खबर इंडिया से है, क्योंकि एक तरफ तो हमने आपको मशरक़ी पाकिस्तान की तकालीफ बताई जो वहाँ के लोगों ने महसूस की, उसके बाद हमारे तकरीबन 90,000 के करीब फ़ौजी और दूसरे लोग गिरफ़्तार हो गए, उनको इंडिया शिफ्ट कर दिया गया और वो कैंप्स में रहे, हजीमत हुई पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मगरबी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उसके लोगों को भी पाकिस्तान टूटने के साने में से गुजरना पड़ा। उसके साथ साथ आज भी इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो है, उनकी एक अजीब ही ट्रेजिडी है, उनके साथ एक अजीब ही जुल्म है जिसको कभी कभी वो महसूस कर पाते हैं और कभी कभी वो महसूस नहीं करते और अपने आप को तसल्ली देते हैं कि अच्छा हुआ हम पाकिस्तान नहीं गए, वहाँ पर तो हालात हमसे भी बुरे हैं। जब वो अपने हालात इंडिया में देखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, जब वो उधर से बैठ के पाकिस्तान में हमारे हालात देखते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि शायद उनकी तकलीफ कम है। वो बेचारे अभी तक यही फैसला नहीं कर सके, और अपनी जगह पर वो दुरुस्त हैं, कि उनकी तकलीफ ज़्यादा है या हमारी तकलीफ ज़्यादा है। इंडिया से खबर यह है कि मोदी के जो बहुत ही करीबी साथी, उनकी पार्टी तो नहीं है लेकिन उनके साथ जिनका अलायंस है, और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने बाय फोर्स एक मुसलमान डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, जिनको वो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे, उसके मुंह से नकाब नीचे खींच दिया। ये वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये वो बिहेवियर है जो आजकल वहाँ के मुसलमानों को सहना और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पहले भी होगा, लेकिन जब से मोदी साहब पिछली 1.5 दहाई से या 1 दहाई से वो बराजमान हैं इस हुकूमती सारे दारोमदार के ऊपर, ये जो नफ़रत है ये बहुत खुल के मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर सामने आ गई है। आप सोचिए कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो एक खातून को सर्टिफिकेट देने और ज़बरदस्ती पकड़कर मुंह से उनका नकाब खींच रहे हैं। अब सोचिए आम सड़क पर क्या होता होगा, आम खातून के साथ जो औबाश और आवारा लोग हैं सड़कों पर, वो पहले भी क्या करते होंगे और इसके बाद उन्हें कैसे शय मिलेगी और वो क्या कुछ नहीं करेंगे। ये वहाँ का मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। गुजरात में जो कुछ हुआ, बाकी सब कुछ हुआ, वो भी आपके सामने है। तो वहाँ के मुसलमान को समझ नहीं आती कि इधर पाकिस्तान में उनका आना बेहतर था या उधर ही रहना बेहतर था, क्योंकि हालात आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। समझ नहीं उनको आती, क्योंकि इधर भी आप अपनी मर्जी की बात करेंगे तो वीगो डाला आएगा और आप चुक लिए जाएंगे। इधर भी आपकी इज्जत, जान, माल तब तक महफूज है जब तक आप चौधरी की हाँ में हाँ मिलाएं और वही कहें जो चौधरी आपको कहने को कहता है या सोचने को इजाज़त देता है। अगर उससे हटके करेंगे तो आपके साथ वही सलूक होगा जो उधर नीतीश कुमार कर रहा है। आगे चलते हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की नई अपॉइंटमेंट हुई है। शाहिद खटक को इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर मुकर्रर किया है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब ने नोटिफिकेशन किया है। इससे पहले खालिद खुर्शीद खान जो जीबी के चीफ मिनिस्टर हैं साबिका, वो चीफ ऑर्गेनाइजर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन थे और उन्होंने इस पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़ाहिर है आप सबको याद होगा कि उन्हें 30 या शायद 35 साल सज़ा दी गई थी और वो उस सज़ा की वजह से उस तरीके से ग्राउंड पर मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है ताकि कोई नया जो ग्राउंड पर मौजूद हो, जैसे शाहिद खटक हैं, वो आकर इसको मज़ीद बेहतर इसके ऊपर काम कर सके। चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान का बनने से पहले मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का चीफ ऑर्गेनाइज़र था पाकिस्तान का, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मैंने क्योंकि दोस्तों के साथ इसमें काम किया हुआ है। ये जो ISF है और उसके साथ साथ और हमारे जो नौजवानों के विंग हैं, ये यूथ विंग है और ISF है, ये दोनों जो हैं बहुत ही वाइब्रेंट विंग हैं। इनके अंदर बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप मौजूद है। डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसे मैनेज करते हैं, आप इन्हें किस तरीके से एवेन्यूज़ देते हैं परफॉर्म करने के। इसलिए मैं शाहिद खटक साहब को, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि ISF को और यूथ विंग का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा और चीफ ऑर्गेनाइज़र रहा, तो उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। इसको अगर आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, उस वक्त मुझे याद है जब मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र बना था तो हमने मिलके इकट्ठे काम किया था। आज के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो यंग और ज़ाहिर है ISF के वो भी एक बहुत ही वाइब्रेंट मेंबर थे। मीना खान अफरीदी को उस वक्त हमने प्रेसिडेंट बनाया था पूरे पाकिस्तान का। तो इसी तरीके से अभी भी बेहतरीन लीडरशिप वहाँ मौजूद होगी। शाहिद खटक अगर उन्हें असम्बल करें तो जो यूथ विंग है और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए बेहतरीन कारनामे अंजाम दे सकते हैं।